हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। नए क्लास की जोर शोर से तैयारी चल रही है, पढ़ाई चल रही है और हर दिन ये सोच के पढ़ो कि कल ही पेपर है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। पिछले 5 वीडियो में उसके जितने भी फॉर्मूले थे, जो भी डेरिवेशंस हैं, जो थ्योरी हैं, वो हम आपको दे चुके हैं। और इसका नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां इसका पीडीएफ मौजूद है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बेटा आज शुरू करेंगे हम न्यूमेरिकल। इसका पूरा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा और कुमार मित्तल की बुक अगर आपके पास है तो उस बुक से आप पूरा इसका मिलान कर सकते हैं। हम कुमार मित्तल के पूरे क्वेश्चन कुछ पुरानी बुक से बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हैं, उसमें आपके भी क्वेश्चन मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा हैं वो भी मिलेंगे। तो बेटा जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल करने से पहले हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर मानी क्यू आवेश जो है 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं अल्फा कण पर आवेश। ठीक है, और इसको नीचे लिख देते हैं क्वेश्चन एक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऐसे लिखेंगे QE बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और अल्फा कण पे आवेश पूछ रहा है, तो अल्फा कण पर आवेश जानने से पहले हमें थोड़ा सा परमाणु की संरचना की जानकारी देनी होगी। ठीक है, हालांकि परमाणु पर हम एक पूरा वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी ही, जो आपको मिलेगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि परमाणु कोई बक्सा नहीं है, कोई गोल गेंद नहीं है जिसके अंदर कण भरे होते हैं। ब्रह्मांड निर्माण के समय जितने भी कण थे, कुछ आवेशित, कुछ विपरीत आवेशित, कुछ निरावेशित, जिन पर कोई आवेश नहीं था, ऐसे कण प्रकट हुए जब ब्रह्मांड में, तो समझ लीजिए क्रिएटर ने, जिसने भी दुनिया की रचना की हो या उन्होंने स्वयं रचना की, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि इस नियम के हिसाब से हम जितने भी छोटे छोटे कण हैं, जिन्हें हम आवेश के रूप में देखते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, और भी बहुत सारे कण हैं, इन्होंने मिलकर एक संरचना बनाई, स्थिर संरचना। ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको परमाणु के मॉडल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, अनाप शनाप मॉडल सोचते हैं वो। तो पहले आप दिमाग में एक फिगर बनाइए कि परमाणु का मतलब होता है, जैसे रानी मक्खी मधुमक्खियों में चलती है तो उसके चारों तरफ जो उनके श्रमिक मक्खियां होती हैं वो भिनभिनाती हैं, उसी तरीके से धन आवेश एक जगह एकत्रित हो जाता है और उस जगह को कहते हैं नाभिक। ठीक है, नाभिक कोई पार्ट ऑफ बॉल नहीं है, कोई गेंद नहीं है, कोई ग्लोब नहीं है जिसके अंदर प्रोटॉन भरे हुए हैं, बल्कि प्रोटॉन जहां इकट्ठे हो जाते हैं उस पॉइंट को नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में नहीं बल्कि नाभिक पर प्रोटॉन होते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारे धनावेश एकत्रित हैं और उसके साथ न्यूट्रॉन साहब भी बैठे हुए हैं, उस स्थान को हम नाभिक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो इनके श्रमिक हैं जो इनके चारों तरफ रोटेट होते हैं। ठीक है, एक तरंग के रूप में इतनी तेज चलते हैं कि जैसे तेजी से टूटता हुआ तारा एक प्रकाश की लकीर बनाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एक वृत्ताकार लकीर इनके चारों ओर तैयार हो जाती है। और इतनी तेजी से रोटेट होते हुए उस छोटे से, कल्पना करिए कि एक मधुमक्खी है, उसके चारों तरफ दूसरी मक्खी इतनी तेजी से घूम रही है और घूमते समय हर बार दूरी तो उतनी ही है, उतने ही सर्कल में घूम रहा है, लेकिन सभी दिशाओं में घूम रहा है। कभी इधर घूम रहा है तो कभी इधर घूम रहा है तो कभी इधर घूम रहा है, मतलब वो इतनी तेजी से पूरा चक्कर लगा लेता है, घूमते हुए चक्कर लगा देता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कोई ग्लोब बन रहा है। फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की दूसरी लेयर, दूसरी परत वो घूम रही है, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर दूसरी। इस तरीके की धन आवेश और ऋण आवेश की संतुलित संरचनाएं पाई जाती है। धन आवेश और ऋण आवेश की संतुलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें धन आवेश को बद्ध आवेश कहा जाता है। हमने कहा था आपको कि हम आपको फिर से न्यूमेरिकल के साथ एक बार कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। न्यूमेरिकल के साथ इसे बद्ध आवेश कहा जाता है और जहां बैठा हुआ है वो पॉइंट नाभिक है, ये कहीं जा नहीं सकता। अगर ये गया तो समझ लो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो गया। दो प्रकार के आवेश और एक निरावेशित कण, दो प्रकार के आवेश की इस तरीके से सेटिंग होती है कि एक बीच में सेट होता है और एक उसके चारों तरफ रोटेट हो रहा होता है।
और तीसरा जो है न्यूट्रॉन, वो भी नाभिक के साथ दोस्ती गलवैया कर रहा होता है, उसके गले मिला होता है। ठीक है, और व्यापक चर्चा हम इसके फुल वीडियो में करेंगे। और ये साहब इसके चारों तरफ नाच रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं गतिशील आवेश कह सकते हो, गतिशील आवेश। अब कोई भी काम करने का जिम्मा इसी के पास है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके चार्ज को हम कहते हैं नेगेटिव, कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। और ये जो सेंटर में बैठा हुआ है, इसके चार्ज को हमने नाम दिया पॉजिटिव, खुद चार्ज को नहीं पता हमें क्या कहते हैं ये लोग, उसको क्या पता है मेरा नाम पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव रखें। वो सिर्फ एक प्रकार की ताकत है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो इनके ऊपर बंधी हुई है, और वो ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है उस रूप को हम आवेश कहते हैं। वो ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है उस रूप को हम आवेश कहते हैं, और आवेश के प्रकट होने से बल प्रकट हो जाता है, बल के प्रकट होने से कार्य प्रकट हो जाता है। खैर ये आगे है, तो ये इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हमने रिसर्च प्रारंभ की, खोज प्रारंभ की, तो खोज प्रारंभ करने के साथ साथ हमें पता लगा कि एक आवेश अगर है तो उसके साथ एक आवेश वाला चक्कर लगाता हुआ कण मौजूद है। अब ये साहब जहां भी जाएंगे ये दूसरे वाले उनके पीछे पीछे घूमते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे गाय चलती है तो बछड़ा कभी पीछे जाता है कभी आगे जाता है, अपनी माता के चारों तरफ घूमता रहता है, और गाय जैसे जैसे आगे जाती रहती है बछड़ा भी उसी के साथ उसके चारों तरफ गोल गोल परिक्रमा करता, कूदता फांदता उसके साथ जाता है। ठीक उसी तरह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन साहब भी इन प्रोटॉनों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये जहां भी जाएंगे ये इनके साथ जाएंगे, और इनकी अपनी सेटिंग को, इस सेटिंग को हमने नाम दिया हाइड्रोजन। ठीक है, H, कि भैया ये किसका परमाणु है, ये हाइड्रोजन का है। अब ये हाइड्रोजन परमाणु दूसरे किसी परमाणु के साथ जुड़ेंगे, अणु बनाएंगे, फिर पदार्थ बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने आगे रिसर्च बढ़ाई तो पता चला कि 2 प्लस मिलकर नाभिक बनाने वाले और 2 ऋण हैं जो इनकी तरफ घूम रहे हैं, साइकिल के पैडल की तरह, एक ऊपर तो साहब एक नीचे, और घूमते हुए चारों तरफ रोटेट हो। इसका नाम हमने अपनी पहचान के लिए रख दिया हीलियम, कि मतलब आवेशों का ये समूह अगर कहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हीलियम। और ये है हमारी एटम। इसी तरीके से 3 + 3 - 4 + 4 माइनस वाले मिलते गए पदार्थों के बीच बने हुए आवेश, मतलब अगर इसको खींचते हो तो ये पूरा सेट ही बाहर आएगा, अकेला नहीं आ सकता कोई। इसी संरचना को कहा गया एटम। ठीक है, ये मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। अब जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण एक ऐसा कण है कि ये जो हमने जिसको हीलियम कहा है, इस हीलियम को लिखने का केमिस्ट्री में जो तरीका है वो है 2He4। अब 2He4 का मतलब हुआ ये 4 इसके नाभिक के कण है, माने 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए, और ये इसके धनावेश की वैल्यू है, तो ये धनावेश जो है वो बता रहा है कि 2 प्रोटॉन है। अब हमने कैसे जान लिया, हमें सपना तो नहीं आया कि 4 में 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन। तो ये भैया जो नीचे लिखा होता है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, Z, इसे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या की। अब अभी हमने बताया कि जितने प्रोटॉन होंगे माने धन वाले आवेश होंगे, उतने ही ऋण वाले आवेश होंगे, तो भैया यही संख्या बराबर हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। और तीसरा जो है उसको लिखा नहीं जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल लिखा जाता है। ये है इसमें 4। तो भैया जब प्रोटॉन 2 है इसको P+ लिखते हैं, इसको N0 लिखते हैं। जब ये 2 है तो हमारी जो सिंपल सी गणित है वो बताती है कि N0 भी 4 - 2 बराबर 2। समझ गए? इस तरीके से हीलियम की संरचना होती है, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग बताया जाता है, और यहां पे मतलब इसको A से लिखते हैं, इसको A से लिखते हैं। ये जो संख्या है वो A कहलाती है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या कहते हैं। हालांकि दोनों में भिन्नता है, लेकिन मूलतः द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या एक ही हो जाती है। ठीक है, और ये 2 जो है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और यही इलेक्ट्रॉनों की। हालांकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि कभी बाजार चले गए घूमने, दूसरे दोस्त से मिलने, दूसरे एटम से मिलने, या उसके घर में रहने चले जाते हैं, कभी भेज दिया जाओ भाई रिश्तेदार है उनकी सेवा करो, तो चले गए दूसरे के यहाँ रह रहे, और जब साहब गए रिश्तेदारी खत्म हो गई, वापस बुला लिया, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। तो इस तरीके से हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर इस हीलियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, ये संतुलन में है,
मतलब जितने धन है उतने ऋण है, तब तक तो ये बड़े शांत हैं, बड़े सीधे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कम ज्यादा हुए, जिन साहब के ऊपर से अंकुश खत्म, वो निरंकुश कैसे देखते हैं। अब इनके पास दो धनावेश, ठीक है, इनके पास दो धनावेश है हीलियम के पास। हालांकि हीलियम के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मान लो कोई हमारा है, कोई दूसरा यौगिक है, तो सॉरी कोई दूसरा परमाणु है हमारा, मान लो सोडियम साहब है, ठीक है। अब सोडियम पे लिखा जाता है 11 सोडियम 23, मतलब भैया 11 तो हो गए प्रोटॉन। इसको समझना बहुत आवश्यक है बेटा, बिना इसके आपको ना तो केमिस्ट्री आएगी ना फिजिक्स में आवेश आपको समझ में आएगा, क्योंकि आवेश रहता ही यही है, यही से निकलता है और इसी में घुसता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें हो गए 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बराबर है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन कितने हो गए, 23 में से 11 घटा दो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के 23 लिखा है, तो 11 घटा दिए तो 12, ठीक है। अब सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया कहीं दोस्ती निभाने, जा भाई उसके यहां काम कर, तो सोडियम में 11 धन तो बचे, लेकिन ऋण जो है वो 10 हो गए, और धन कितने हैं 11। अब समस्या यहां पैदा हो गई, अब एक प्रोटॉन का कोई साथी नहीं है जो उसको दबा सके। अब वो बिलबिला रहा है, सीना फुला है, घूम रहा है, कोई है मेरे पास, अब वो उत्पात मचाता है, क्योंकि उस पर आवेश हो गया। अब आवेश होने की फल आ गया उसको, उसका जोड़ीदार गया। अब भाई 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ 11 प्रोटॉन बचा। कहने का मतलब 11 धनावेश बचा और यहाँ 10 ऋणावेश। अब जानते हो धन ऋण एक दूसरे के विरोधी होते हैं, 10 तो 10 को समझा के रखेंगे, नहीं भैया युद्ध नहीं करना, किसी से झंझट मत लो। लेकिन 11वें को कौन समझे, उसका तो जोड़ीदार गया, पार्टनर गया उसका। अब ये 11वां जो है वो उग्र हो जाता है। इस दशा में सोडियम को कहेंगे आयन। अब सोडियम क्या कहलाएगा, वो जो उग्र है उसको यहाँ दिखा दिया जाता है, मुझे इसके पास नहीं जाना, ये उग्र हुआ बैठा है, तो इसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है परमाणु की। और इस उत्तेजित अवस्था में ये जो सोडियम है हमारा, ये कहलाएगा सोडियम ना कहला के इसके साथ जोड़ दिया जाता है सोडियम आयन, और ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ता है तो इसे आयनीकरण बोलते हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पे, अगर हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो भैया, तो कहां बचेगा, ये हीलियम पे 2 प्लस निरंकुश हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब दोनों प्रोटॉन जो हैं वो कह आएंगे, ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्फा कण। जब हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो इसे कहते हैं अल्फा कण। समझ में आया, अगर हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्या निकाल दें, इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो उस समय जो कुछ बचेगा, क्या बचेगा, नाभिक ही तो बचेगा, मतलब प्रोटॉनों का वही पॉइंट ही तो बचेगा, उनके इलेक्ट्रॉन तो गए। लेकिन अब उन धनावेशों पे कोई अंकुश नहीं है, ये जो धनावेशों का समूह है ये चारों तरफ वैद्युत वक्रेखाएं बिखेरना शुरू करेगा। जब वो बाजे बजवा रहा है, आजा भाई कोई है मेरी बराबर, मेरी ताकत के बराबर है, आजा। तो इसमें कितना चार्ज है ये निकालना है। तो भैया यहाँ 2 प्रोटॉन बचे, किसी भी प्रोटॉन और किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इसका होता है प्लस, प्लस इसलिए लिखते हैं कि एक प्रकार का है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और दोनों के चार्ज को हम स्मॉल ई से लिखते हैं, चाहे प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश को कहा जाता है क्यू, कुल आवेश बराबर क्यू, ठीक है, किसी पर भी कितना है। तो क्यू इस पे आवेश कितना है, 2 प्रोटॉन के बराबर। ये आवेश नापने का एक कण है, समझ लो, इतना इतना आवेश आप निकाल सकते हो, इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। जब भी आवेश को पकड़ खींचोगे, आ जाओ भैया, तो इकट्ठे इतना आएगा और फिर खत्म। फिर दूसरे टाइम पकड़ के खींचे, तू भी आ जा भाई, तो फिर वो इतना निकल के आएगा। तो कितने निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर, तो यहां पे मानते हैं कि अगर ई मतलब 1.6 × 10⁻⁹, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। प्रोटॉन हो तो भैया प्लस लगा के लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस लगा के लिखेंगे,
ठीक है, तो निकलेगा ई के ही टर्म में, माने 1 ई 2 ई 3 ई। तो हमने कहा कि मान लो n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो कुल कितना आवेश आया या गया वो तो बात की बात है, अभी समझते हैं। तो क्या होगा, Q बराबर n ई, 1 पे ई, तो n इलेक्ट्रॉनों पे कितना गुणा कर लो, एक कलम का दाम 2 रुपए, तो 5 कलम का 5 गुणे 2 बराबर 10। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश लेके चलता है, तो n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना आवेश, n गुणे ई, कुल आवेश Q हो गया। अब भैया इस फार्मूले को उलट उलट के बार बार लगाते, कभी आपको कुल आवेश दे देगा, n पूछ लेगा, तो n बराबर Q बटे ई कर लो, ठीक है। कभी Q और n दे देगा और e पूछ लेगा कि ई का मान बताओ, तो e बराबर Q बटे n कर लो। देख रहे हो, घुमा घुमा के, इसको रोको इसको भेजो, इसको पूछ रहा है तो इसको रोको इसको भेजो, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अब आओ इसको चेक कर लेते हैं कितना आवेश है भैया इस पे। अगर आपको कोई भी चीज प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आप देखते हैं आप चीजें समझ में नहीं आई, तो भैया कमेंट करना मत भूलिए, और अच्छा लगे तब भी कमेंट करिए, ठीक है। अब इस पे साहब n बराबर तो 2 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो यहां माइनस लगा दो, चाहे यहां लगा लो पहले माइनस, और इसको ब्रैकेट में बंद करो, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। ऋण मतलब कर्जा है, कर्जा लोग छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं, समझ रहे हो ना। हमारे यहाँ हिंदी में क्या ऋण माने क्या होता है, कर्जा होता है, तो कर्जे को छुपा के रखा जाता है, तो कर्जा हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, माने ऋण चिन्ह हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। अब आ गया ऋण बाहर, और यहाँ 16 दूनी 32 होता है, एक अंक पे दशमलव लगा लो, गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम, भैया मात्रक जरूर लगाना, ठीक है। इतना ऋण आवेश आ गया। अब कैसे ऋण आवेश, इतना धन आवेश आ गया, इतना तो गया, इतना गया, जब इतना गया तो बचा कितना, 2 प्रोटॉन बचे हैं, तो Q बराबर प्रोटॉन के लिए हमने समझाने के लिए बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना निकला, इतना। अब इतना ही बच गया, तो इसे QP लिख लो, तो ये नहीं लिखोगे, QP माने चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पे Q अल्फा हो जाएगा 2 गुणे धन 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19, और धन लिखना जरूरी नहीं है। तो आपका आंसर आया कि एक प्रोटॉन पे आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। चलो अगले सवाल देखते हैं, और उससे पहले एक जानकारी आपको देंगे कि बेटा जाएगा इलेक्ट्रॉन ही, चाहे वो धन बने चाहे ऋण बने, इससे मतलब नहीं होता है, जाएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, उसे बद्ध आवेश कहा गया, वो नहीं जा सकता। राजा थोड़ी जाता है, नौकर दौड़ते हैं, वो तो बैठा रहता है एक जगह संगीत सुनते हुए। तो इलेक्ट्रॉन निकला तो ऋण निकल गया, धन बढ़ गया, धन आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेस आ गया, किसी ने भेज दिया, ले ले भैया सेवा करवा ले, एक एक्स्ट्रा नौकर भेज दे रहे हैं तुम्हारे पास, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, सेवक बढ़ गए, तो चार्ज क्या आ गया, ऋण आवेश का आ गया। माने इलेक्ट्रॉन गए तो धन आए, इलेक्ट्रॉन आए तो ऋण आए, उधार का मिला है ना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, ऋण 1 कूलम। अब ऋण आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, उसने कहा कि एक एटम है, एक परमाणु है, उसमें -1 कूलम का आवेश बढ़ गया भैया। तो माइनस आवेश तभी बढ़ेगा जब कहीं से इलेक्ट्रॉनों की एंट्री होगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेवक आएंगे, संख्या बढ़ेगी, तभी ऋण आवेश बढ़ेगा, अन्यथा ऋण आवेश नहीं बढ़ेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं, और जितने आए सबको जोड़ जाड़ के जो टोटल चार्ज निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है, मतलब 1 कूलम निकल रहा है, ठीक है। तो कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन आए, माने n कितना है भैया, संख्या बताओ। अब E बराबर तो हम जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम होता है। तो फार्मूला मैंने आपको अभी याद करवाया कि Q बराबर n ही होता है। अब पूछ रहा है कि n बताओ, तो n लिखो यहां, E को पटक दो नीचे, तो Q अपान E हो गया। अब लिखो ऋण 1, अब यहां ऋण लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन
अभी हिंदी में लिखो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, संख्या इलेक्ट्रॉन की यन। अब 19 को भेजो ऊपर तो ये हो गया प्लस, घाते ऊपर से नीचे करो तो चिन्ह बदल जाते हैं। 1.6 दशमलव हटाया तो हो गया 100, तो सॉरी 10, और इसकी एक घात बोल लो भैया, तो ये कर लो 100 गुणे 10 की घात 18। अगर जीरो लोगे तो घात कम होगी, ठीक है, जीरो दोगे तो घात बढ़ेगी, बटे 16, 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अधिक है, ज्यादा है, ठीक है। हाँ फटाफट इसको निपटाते चले। आज पहला दिन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कम हो पाएगा क्योंकि चीजें बहुत समझानी पड़ती हैं बेटा, ये फिजिक्स है जिसमें कहा जाता है कि अगर टीचर आपको इंटरेस्ट ना दे पाए फिजिक्स पढ़ाने में तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसा न्यूटन आइंस्टीन चचा कह गए थे कि अगर फिजिक्स वाला टीचर पढ़ाए और आपको इंटरेस्ट ना आए तो उसे फांसी दे दो यार, ऐसे बकवास टीचर की जरूरत नहीं। तीसरा है, तो तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात ऋण 18 कूलम का ऋण धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है? तो आवेश है Q बराबर 2.4 गुणे 10 की घात ऋण 18, ठीक है, कूलम का धन आवेश। अब भैया यहां समझ लो कि चाहे जितने भी धनावेश आया है तो चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन गए हों, वो एक अलग बात है, अभी निकालेंगे हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉन गए हैं, आए नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो धन वाले बढ़ गए, इसलिए धनावेश हो गया। अब E का मान तो होता है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। अब यहाँ पे Q बराबर यानी फार्मूला है हमारे पास वही पिछला जैसा, तो N बराबर Q बटे E हो गया। अब Q का मान हो गया 2.4 गुणे 10 की घात ऋण 18 बटे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे दशमलव हट जाएगा और इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 24 बटे 16 गुणे 10, 19 ऊपर गया प्लस हो गया, माइनस 18 घट के बचा 10 की घात 1 मतलब 10। अब 10 का गुणा कर दियो तो 240 बटे 16, अब 16 एकन्नम 16, 16 पंचे 80, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, माने चले गए हैं इतना, ठीक है, इसे भी लिख सकते हो इतने इलेक्ट्रॉन। तो बहुत नॉर्मल सी सवाल है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो काफी परेशान कर सकती है, ठीक है। अब आगे पूछ रहे हैं कि एक चालक है, उसको आवेशित करना है और उसे देना है 4.8 गुणे 10 की घात ऋण 18 कूलम आवेश धन का, ठीक है। ये दिया है क्यों, चौथे क्वेश्चन में ये क्यों दिया है, और कह रहे हैं कि इतने आवेश से धनावेशित करने के लिए 4.8 गुणे 10 की घात ऋण 18 कूलम के आवेश से चालक को धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन खींच के निकाले, कितने नौकर मंगा ले। तो भैया फिर वही एन पूछ रहा है आपसे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो मतलब ई का आवेश जो होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 होता है, तो इतना कूलम। तो चलो भैया भाग दे लेते हैं, एन बराबर क्यू बटे ई आप तो जान ही रहे हो, ये हो गया 4.8 गुणे 10 की घात 18 माइनस, और ये हो गया 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19, इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। इतने खींच के निकाल लें, हम भाग देंगे, अंदाजो कितना निकलता है 48 बटे 16 और गुणे ये ऊपर आया प्लस हो गया और 18 में से घटा वही पुराना वाला खेल 10 हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन। अब ये 16 की 48 तो 30 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है।
अब देखो 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 and 14 ये नाइट्रोजन के परिवार की लिस्ट आ गई। मतलब एक ऐसा परमाणु जिसमें 7 धन आवेश मिलकर के नाभिक बना है और उसमें कुल 14 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। 7 प्रोटॉन मिलकर के नाभिक बना रहे हैं और 14 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो 7 इसमें हो गए प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन 7, तीनों 7-7 हो गए। अब कह रहा है कि नाभिक पर कूलाम्बी आवेश की गणना करो। तो आवेश निकालना है भैया, तो नाभिक में काहे का आवेश होगा? प्रोटॉन का होगा। तो क्यू निकालना है, क्यू बराबर एन ई। अब एन की संख्या हो गई 7 और यहां हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 16 7 112, 11.2 × 10⁻19 कूलम। 1.12 × 10⁻18 कूलम। इसको 0 दोगे तो कम होगा, 0 लोगे तो बढ़ेगा। ठीक है, पिछली सवाल में जो आवेश का मान था वो हमने लिया था 18, बुक में आपके 19 है, उसको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 30 आंसर आया आपका। अगर वो 19 होता तो आंसर 3 इलेक्ट्रॉन आता। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताओ। 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक है, आवेश की मात्रा माने क्यू बराबर वाट, कुल कितना चार्ज है वहां पे। ठीक है, और प्रकृति बतानी है, किस टाइप का है, प्रकृति बतानी है इसकी कि किस टाइप का है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो एन बराबर हो गया 1500 और ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्यू बराबर यानी है, ये हो गया 1500 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यहां देखो 0 16 0 0 16 0 0 16 5 80 0 8 16 51 16 और 8 कितना हुआ 24 और यहां दशमलव लगा लो। अब इसे लिखो 10⁻19 कूलम। अब ये 0 3 स्थान दशमलव को खिसकाओ, इधर खिसकाओ, तो आपके 3 0 फ्री हो गए। देख मारो इसको, अपना उतार ले, तो ये हो गया 10 की घात। अब 19 में से 3 घटा दो, -16 कूलम। ऋण वाले को 0 दोगे माने दशमलव इधर लाओगे तो ऋण छोटा होगा, इधर ले जाओगे तो ऋण का मान बड़ा होता जाएगा, 17 18 19। ठीक है, 7वां है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अच्छा हाँ, यहां पर आवेश की प्रकृति नहीं बताया, तो क्यू तो निकल गया और प्रकृति होगी ऋण आवेश। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक थे ना, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ऋणावेश, चले गए हैं तो धनावेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, और यहां भी पूछ रहे हैं क्यू और प्रकृति। ठीक है, सवाल करिएगा, कमेंट में बताइएगा, ये आपके लिए हो गया। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 7 नंबर सवाल है, कमेंट में आंसर मिलने चाहिए। और वीडियो पूरा देखिए अगर आपको पास होना है अच्छे नंबरों से, बढ़िया नंबरों के साथ। चाहे आप कुछ भी ना पढ़े हो, 11 तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरे वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो अब इस टाइप के जो भी सवाल थे इसमें खत्म हो गए। अगर आपकी कोई दूसरी बुक है तो उसमें भी आवेश, कुल आवेश, चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना, चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ज्ञात करना। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ जाता है, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ आता है, और इलेक्ट्रॉन के जाने से चालक पर धन आवेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉनों के आने से चालक पर ऋण आवेश आ जाता है। तो अगली बार 7 सवाल हुई है, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम 20 सवाल तक पहुंच जाएं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।